काफी समय से मेरे को याद है, ये माला उन्हीं को पहनाना चाहिए जिनका आज दिन है, और हमारे यहाँ बकरे को पहनाते हैं हलाल करने के पहले। तो मैं मूवमेंट का बकरा हूं और मैं जानता हूं इनकी राजनीति क्या है। उन्होंने जब भी बताया कि बाल सफेद हो गए इसका मतलब हम बूढ़े नहीं हुए। ये दिमाग से अभी भी जवान है, इनको मालूम है किसकी कुर्बानी कब देना है। तो अभी मेरा नंबर लगाया है। साथियों, मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं समाज की पंचायत में बात कर रहा हूं। आज के पंचायत में हमारे बीच में देश के सबसे नामचीन विवादित वकील सुप्रीम कोर्ट के, जिनके नाम से जज को भी पसीना आता है, आप बलराज मलिक साहब यहां मौजूद है। बलराज मलिक साहब को यहां बुलाने का कारण क्या है? पहले इस पे बात हो जाए थोड़ी 2 मिनट के लिए। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यही मोदी सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने जंगल यानी वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम के तहत जंगल से सटे हुए 25 किलोमीटर के दायरे में जितने आदिवासी गांव हैं, उनको हटाकर उस जमीन को कॉर्पोरेट्स को देने का प्रोविजन किया। कॉर्पोरेट यानी उद्योगपतियों को देने का प्रोविजन किया। साथों साथ आदिवासी क्षेत्र में पुलिस स्टेशन को हटाकर वहां सीआरपीएफ के कैंप स्थापित करने का प्रोविजन उस बिल में किया गया है। अगर ये बिल पास हो जाता, उसको पार्लियामेंट में तो पास कर दिए, अपने गांडू नेता कुछ नहीं बोले, ताली नहीं बजाना कोई। तालियां बजाने का काम किनका है आपको मालूम है? कुछ नहीं बोले और वो पार्लियामेंट में पास हो गया। देश की राष्ट्रपति आदिवासी थी, वो ये जान रही थी कि अगर ये बिल पास हुआ तो देश के 6 करोड़ आदिवासी अपने इतिहास के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस जमीन से बेदखल हो जाएंगे। उस बिल पर मैंने समाज के तमाम बड़े बड़े नेताओं को देखा, संगठनों की तरफ देखा, किसी को समझ में नहीं आया कि वो बिल क्या है। जब मैंने उसका अध्ययन किया, कुछ साथियों को बुलाया, माननीय शरद पवार साहब से भी मैं डिस्कस किया इसके बारे में। उन्होंने बोले यार ये तो पास हो गया है, और पार्लियामेंट का सेशन में विपक्ष नहीं था तब ये पास हो गया। मैंने बोला सर विपक्ष नहीं था, ये पास हो गया ठीक है, लेकिन पास होने के बाद विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है कैसे? तो बोले बात तो सही है, सब चुप है, क्या बात है? साथियों, अगर वो बिल पास हो जाता तो 6 करोड़ आदिवासियों के पास से उनकी जमीन, जहां पर वो हजारों सालों से रह रहे हैं, वो जमीन छीन ली जाती। मैं यहां आधिकारिक रूप से बात कर रहा हूं, पत्रकार होंगे वो भी मेरी बात को नोट करें। 6 करोड़ आदिवासी, उनको खत्म करने का षड्यंत्र रखा गया था उस बिल में। जब मैं दिल्ली गया तो मुझे बोला गया सतीश बेंगाम, अबे ये कॉर्पोरेट के लिए दिया गया बिल है, अगर तू बीच में जाएगा तेरे को मार डालेंगे, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा, तू क्यों जा रहा है खिलाफ है? मैंने बोला साहब हमारा समाज तो वैसे ही मरा हुआ है,
मैं मर गया तो इससे कौन सी हानि वाली होने वाली है समाज। तो बोले तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने उनको बताया मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये पिटीशन डालने इसलिए आया क्योंकि मैं टंटा भील की औलाद हूं। कोई ताली नहीं बजाए। मैं पिटीशन डालने इसलिए आया कि मैं राघो जी भांगरे की औलाद हूं। मैं पिटीशन डालने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं बाबूराव शेरबाकी की औलाद हूं। मैं पिटीशन डालने इसलिए आया, मैं रेंगा कोरको की औलाद हूं। मैं पिटीशन डालने इसलिए आया क्योंकि मैं अंबेडकर की औलाद हूं। मैं पिटीशन डालने इसलिए आया क्योंकि महात्मा फुले की औलाद हूं। और मैं पिटीशन डालने इसलिए आया क्योंकि मैं बिरसा मुंडा की औलाद हूं। वो पिटीशन के लिए साथियों सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील तैयार नहीं हो रहा था। तब मैं बलराज मलिक साहब को लाया, उनको समझाया और इस व्यक्ति ने डेयरिंग के साथ में सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन को फाइल किया और आज वो पिटीशन को स्टे लगा हुआ है, उसको रोक दिया गया, उसमें त्रुटियां निकाली गई और वो कानून अभी भी, वो जो प्रस्ताव है कानून का अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो कानून फिर से लागू हो जाता है तो फिर 6 करोड़ आदिवासियों के सर पे से छत हट जाएगी, उनकी जमीन से, उनके पैर के नीचे से उनकी जमीन चली जाएगी। ये मामूली बात नहीं है। कुछ लोगों से मैं मिला जब मैं मध्य प्रदेश में आया, ठाकुर दादा बिल्कुल सही बोल रहे थे। लाइनमैन दादा था, जादव दादा थे, हमारे सेनानी साहब, करू सेनानी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। हमारी पूरी टीम यहां पर जो मौजूद है वो सब लोग थे। मैं जब नया नया यहां पर आया, मैंने देखा कि समाज का पढ़ा लिखा अधिकारी, समाज का एमएलए, समाज का मिनिस्टर भगवान टंटा भील को चोर बोलता है, डकैत बोलता है, मामा बोलता है। मैंने बोला यार ये कौन सी बात हो गई। साथियों मैंने 12 साल लगाए भगवान टंटा भील को समझने के लिए, उनका इतिहास खोजने के लिए। 12 साल के बाद में मैंने एक स्टेटमेंट किया। पहला स्टेटमेंट मेरा यही था, बाबा बाण नाम के एक राइटर है महाराष्ट्र के, जिन्होंने टंटा भील पे बहुत काम किए, लेकिन टंटा भील के बारे में अभी भी 2 बातें अभी भी उलझी हुई है। कुछ लोगों ने बोला कि टंटा भील को फांसी दी गई। मैं मानता हूं, अबे फांसी देने के बाद उसकी बॉडी तो थी ना, उसको कहीं तो गाड़े होंगे, उसकी मजार कहां पर है? गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है इसका। दूसरी बात मैंने पूछा कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में टंटा भील का जो जन्मदिन है वो कहां पर है? उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ऐसा आदमी जो इस देश में मालकियत की बुनियाद रखता है। संविधान ने आपको आदिवासी बनाया, यूएनओ ने आपको इंडिजिनियस पीपल बनाया, लेकिन टंटा भील वो भगवान का नाम है जिसने आपको मालिक बनाया, ओनर बनाया। वही टंटा भील का आधार लिया सुप्रीम कोर्ट ने 2010-2011 में नंदाबाई भील की जजमेंट में। वो भील कम्युनिटी की लेडी जिसको नंगा घुमाया गया महाराष्ट्र में, तमाम यातनाएं दी गई, उसके बाल काटे गए, उसके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल का स्टैंप लगाया गया, गुनहगार लगाया। वो बेचारी हाईकोर्ट भी गई तो वहां उसकी रिजेक्ट होगी पिटीशन,
जिन्होंने मारे उन पे केस नहीं, लेकिन वो भी लेकर के उसमें केस लगा दी गई। हमने महाराष्ट्र के बिरसा ब्रिगेड के मार्फत महाराष्ट्र के एमएलए को रूम में बंद कर दिए थे। मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं ये बात। उनको दूसरी भाषा में समझाए, टंटा मामा की भाषा में समझाए, सीधी भाषा में नहीं समझ रहे थे। ऑपरेशन टंटा भी करना पड़ा। फिर उनसे साइन लिए और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मटेरियल बिरसा ब्रिगेड के मार्फत सप्लाई किया गया। और इस देश के 60 साल के इतिहास में ऐसा जजमेंट नहीं आया, पहली बार जजमेंट आया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदिवासी देश का पहला नागरिक है, वो इस देश का मूल मालिक है। ये बिरसा ब्रिगेड की देन है, ये टंटा भी देन है। जस्टिस काटजू ने भील समुदाय के बारे में तो सोचा, लेकिन टंटा भील वॉरियर ऑफ इंडिया अमेरिका में पढ़े जस्टिस काटजू, उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, ब्रिटेन में पढ़े। टंटा भील के किस्से केवल निमाड़ मालवा और महाराष्ट्र में नहीं, दूसरे देशों में भी पढ़ाए जाते हैं। आज भी है, एकेडमिक स्टडी है उसकी, उसके एविडेंस है, उसके प्रूफ है। विश्व के कई देशों में टंटा भील को जाना जाता है। अंग्रेज तो उनके दुश्मन थे। ऐसा कौन सा शख्स है जिसको उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अंग्रेजों ने टंटा भील के बारे में लिखा ब्रिटिश टाइम्स में कि ही इज ए रॉबिनहुड, रियल रॉबिनहुड। रॉबिनहुड का मतलब क्या होता है? भगवान के समकक्ष। एडवर्ड जॉन नाम का एक अंग्रेजी राइटर था, उसने टंटा भील को जब लेके जा रहे थे जबलपुर जेल में, तो वो पूरे जेल के हर स्टेशन के ऊपर में लाखों लोग, आदिवासी नहीं गैर आदिवासी भी टंटा भील के दर्शन के लिए खड़े थे। उस अधिकारी ने लिखा ही इज ए लिविंग गॉड, जिंदा भगवान बोला उसको, जिसको अंग्रेजों ने रॉबिनहुड बोला। जिसको जिंदा भगवान की उपाधि दी गई, वो अचानक डकैत कैसे बन गया? इस पर मैंने विचार किया। उसको चोर कैसे बोला जा रहा है? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? साथियों, पहले हम तमाम आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइबल के नाम से जाना जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइबल साधारण बात नहीं है। क्रिमिनल ट्राइबल ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के किसी भी देश में आदिवासियों के खिलाफ में ये षड्यंत्र नहीं किया गया जो भारत के आदिवासियों के खिलाफ में किया गया। आपका बच्चा पैदा होते से ही गुनाहगार होता था। आपको सरकारी महकमे में कोई नौकरियां नहीं थी। आपको मारने के बाद में 302 दाखिल नहीं होता था। आपका मर्डर भी हो जाए तो 302 दाखिल नहीं होता था। इसके एविडेंसेस है, रिकॉर्ड पर है। इसको हेरिडिटरी एक्ट का नाम दिया गया था। ब्रिटिश एम्पायर में टंटा भील ने इसका विरोध किया और ये जो हेरिडिटरी एक्ट है, इसको निरस्त करने का जो आंदोलन टंटा भील ने चलाया, ये टंटा भील की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको गुनाहगार से एक सामान्य नागरिक बनाने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। अगर वो एक्ट होता तो हमारे आज अधिकारी नहीं दिखते, हमारे डॉक्टर नहीं दिखते, इंजीनियर नहीं दिखते, हमारे मिनिस्टर नहीं दिखते, हमारे विधायक नहीं दिखते। अगर वो एक्ट नहीं होता तो उस एक्ट को खत्म करना अच्छे खां के बस की बात नहीं थी। इस देश में 16,000 आदिवासियों की एक ही दिन में उनको मारा गया, एक ही दिन। और वो 16,000 आदिवासी केवल निमाड़ मालवा के नहीं थे, मध्य प्रांत के थे। वो 16,000 आदिवासियों की मौत के बाद
ब्रिटेन में ये बिल पास हुआ कि जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है ये अनलॉफुल कानून है, यानी ये न्याय संगत कानून नहीं है, इसको रद्द किया जाए। तब वहां से आदिवासियों के हिस्से में नौकरी आई, आदिवासी पढ़ सका, आदिवासी डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, टीचर बना, कलेक्टर बना, विधायक बना, मंत्री बना। ये बड़ी बात है। अगर वो कानून होता तो संविधान होते हुए भी तुमको अधिकार नहीं मिलता। ये सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कानून था और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था जिस पे गांधी से लेकर नेहरू से लेकर सभी लोगों ने बात की। लेकिन बाद में पहले भगवान टंटाभिल ने उसका विरोध किया। साथियों, यहां पर अहिल्याबाई होलकर का एम्पायर था, यहां पे अहिल्याबाई का राज था। उस टंटाभिल का सबसे वफादार साथी रेंगा कोरकू, रेंगा कोरकू जी ने बताया टंटाभिल को कि मालिक, हमारे लोगों को तो ये लोग कहीं पे भी किसी नौकरी में नहीं ले रहे हैं, किसी जगह शामिल नहीं कर रहे हैं, किसी सरकारी महकमे में, पुलिस में, कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे लोगों का होगा क्या? अब देखिए उस वक्त टंटाभिल की सोच क्या होगी, थोड़ा सोचिए। भगवान टंटाभिल की जो सोच है उस वक्त बोल रही, भगवान टंटाभिल ने बोला भगवान रेंगा कोरकू को कि जाओ और अंग्रेजी हुकूमत को बता दो कि अगर तुमको टंटाभिल को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। ऐसे तो आंडू पांडू गांडू कई नेता आते हैं। ऐसा दम किसमें है कि अपनी गिरफ्तारी के एवज में, अपनी मौत के बदले अपने समाज की जिंदगी देखने की बात की उसने। कौन से भगवान ने किया? कौन से भगवान ने तुम्हारे लिए ये काम किया? थोड़ा बताओ तो सही। उस वक्त सीपीएम बरार प्रोविजन था सर, पूरे सेंट्रल इंडिया में रेगुलेशन ऑफ लैंड एंड प्रोविजन ऑफ लैंड, यानी ये जो जमीन के अधिकार है इस पर बंदी थी। भगवान टंटाभिल की वजह से आपके हिस्से में आपको भूधारक जिसको बोलते हैं आप लोग, भूमि धारक से भूमि मालक बनाने वाले आदमी का नाम है भगवान टंटाभिल। यहां बैठा हुआ कोई कलेक्टर होगा, मिनिस्टर होगा, कोई एमएलए होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, किसान होगा, बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा। चाहो 1925 के पहले का जो ठाकुर दादा ने बोला, बहुत अच्छी बात बोला। अरे 1925 नहीं, 1885 के पहले में तुम्हारे पास जमीन थी या नहीं थी, इसके प्रूफ निकाल के बताओ। कोई जमीन तुम्हारे नाम से नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। तुम्हारे हाथ में जमीन के पट्टे आए। उस वक्त संविधान नहीं था साथी, उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी और यहां के राजाओं की मिलीजुली सरकार थी अंग्रेजों के साथ, जिसको प्रो कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। वो गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में तुम्हारे पास जमीन के अधिकार नहीं थे। इनको मजबूर कर दिया भगवान टंटाभिल ने कि अगर आप ये अधिकार नहीं देंगे तो आदिवासियों में क्रिमिनल ट्राइब पैदा होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। जो सर छोटू राम जी ने किया, सच्चाई में वो टंटाभिल के असली अनुयायी रहे होंगे, उन्हीं की सोच के वो सेकंड टंटाभिल रहे होंगे। आपके जमीन के पट्टे आपको मिले। आज निमाड़ मालवानी, पूरा सह्याद्री से लेकर सतपुड़ा तक आदिवासियों के और गैर आदिवासियों के हिस्से में जो जमीन आई है वो जमीन किसी और की वजह से नहीं, भगवान टंटाभिल, राघोजी भांगरे, बिरसा मुंडा, ये लोगों की वजह से देंगे। आप जमीन के मालिक बने। अगर आपके पास जमीन नहीं होती तो आपके बच्चों के बदन पे कपड़े होते क्या? नहीं होते।
आपको खाने को रोटी मिलती क्या? आप शहर में आके रह पाते क्या? नहीं रह पाते। तब जिंदा रहने का एकमेव साधन था खेती। जमीन, उस जमीन के मालिक बनाने में टंटा भील का बहुत बड़ा हाथ है। आज तो आपका मिनिस्टर, आपका राष्ट्रपति भी बन गया है। अभी आपके समाज के कई मिनिस्टर बन गए, समाज को 10 एकड़ जमीन नहीं दे पा रहे हैं। ये जो जब प्रोग्राम भी कर रहे हैं हम, ये किराए की जमीन पर है, इसके मालिक नहीं है। लाखों एकड़ जमीन हमारे हिस्से में आई है। लाखों एकड़ जमीन का मालिक बनाना किसकी बात है? कोई राजा ने बनाया क्या? हाथ उठा के बताओ, हाँ या नहीं बोलो। किसी राजा ने जमीन दिया? जम के बोलो। किसी नेता ने जमीन दिया? किसी भगवान ने जमीन दिया क्या? तो जिस आदमी ने तुम्हारे हिस्से में जमीन का मालिक तुमको बनाया, जिसने तुमको जमीन का मालिक घोषित किया, जिसने तुमको इस लायक बनाया कि तुम कुछ उपजा सको, वहां से कुछ खेती कर सको और अपना पेट भर सको, वो भगवान, उस भगवान से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। उस भगवान का नाम है टंटा भील। अब एक खास बात बताना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना। पहले हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था, टैक्स। सर, पूरे सेंट्रल प्रोविंस में आदिवासी महिलाओं के बदन पे कपड़े नहीं होते थे। अगर वो कपड़े पहनी तो उसको टैक्स देना पड़ता था। यह मनुवादी व्यवस्था थी। राजा आदिवासियों का, लेकिन राज मनुवादियों का। हमारी मां बहनों को टैक्स लगता था। अगर उसने पूरे कपड़े पहन ली तो उसको टैक्स देना पड़ता था, जमींदारों को, यहां के मनुवादी। उस लड़ाई को खत्म करने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। आज हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं ना, तो ये टंटा भील की वजह से है। क्या ऐसा आदमी डकैत हो सकता है जिसको इंडियन रॉबिनहुड नहीं, जिसने इस देश में देश नाम की परिभाषा को खड़ा किया? सेंट्रल प्रोविंस एक्ट जो था, भारत का पहला एक्ट था जिसकी वजह से संविधान अस्तित्व में आया। बाद में बिरसा मुंडा की लाइन आई। साथियों, टंटा भील को हमारी जरूरत नहीं है। टंटा भील को हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा समाज जिसने उसको गद्दार बोल दिया, ऐसा समाज जिसने उसको डकैत बोल दिया, ऐसा समाज जिसने उसको चोर बोल दिया, वो उसके खून का हो ही नहीं सकता। इतना गद्दार साला खाना टंटा भील की और गारा पांडे जी की है। वो अपना हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति की जरूरत, उस भगवान की जरूरत आदिवासियों को है। भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। टंटा भील किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज अभी यूनेस्को में भगवान टंटा भील के 2 प्रपोजल सामने आए, लैंग्वेज ऑफ लैंड एंड लैंग्वेज ऑफ कल्चर। भगवान टंटा भील के सामने कई पुरोहितों ने प्रस्ताव दिए कि आप ये धर्म का रास्ता अपनाओ। टंटा भील ने एक बात पूछा, क्या कोई भगवान आपकी सामाजिक लड़ाई लड़ सकता है? तो बोले नहीं। क्या कोई भगवान आपके बीच में सामाजिक परिवर्तन कर सकता है? तो नहीं। तो फिर मुझे भगवान और धर्म ये दोनों की जरूरत नहीं है। मेरे लोग सांस्कृतिक सामाजिक जीवन जिएंगे। हम अपने पूर्वजों को, पेड़ पहाड़ पौधों को मानने वाले लोग हैं, हम उसी रास्ते से चलेंगे। मराठी में पोवाड़े है, पोवाड़े। आप डॉक्टर बाबा साहब यूनिवर्सिटी में रहे सर,
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मां भी भगवान टंटा भील के कुछ बातों को जो कुआरे थे वो सुनाती थी बाबा साहब को। बाबा साहब खुद बचपन में टंटा भील बनते थे। और आज की बात कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला और संविधान बन गया, तो उनकी एक इच्छा थी जो बचपन से उनके दिमाग में थी। जो 26 जनवरी का दिन है, यह समाज परिवर्तन का दिन माना जाता था उस वक्त भी, क्योंकि अकेला टंटा भील 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करता था। इसके एविडेंस मिल गए अभी। कोई शंकराचार्य नहीं करता था। 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन अकेला टंटा भील बैठ के करता था, यहीं से, इसी पाताल पानी से। 1 लाख परिवार मामूली बात नहीं है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई साधन नहीं, फिर भी इतना बड़ा नेटवर्क। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी को ही चुना। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसको आप लोग तीर संक्रांत बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं सर इसको? बसंत संक्रांत भी बोलते हैं। इस संक्रांत का एक ही त्योहार है इंडिया में जो 14 तारीख को ही होता है। 14 जनवरी को ही होता है, वो है संक्रांत। मेरे को एक दिन बता दो 13 जनवरी को हो गया होगा, एक दिन बता दो 15 जनवरी को हो गया होगा। वो 14 जनवरी को होता है। और 14 जनवरी के 11वें दिन, 12वें दिन जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसका जो पोवाड़े में उल्लेख है, पुराने आज भी, केवल भिल्ली भाषा में नहीं, टंटा भील को मानने वाले, उसको मरने मिटने वाले लोग केवल भील नहीं है, गोंड भी है, कोरको भी है, आंध भी है। पूरा सह्याद्री और सतपुड़ा में टंटा भील का एक में साधन। आज तक के किसी भगवान के ऊपर इतने गाने नहीं बने जो टंटा भील से बने हैं। उस समय कबीरपंथियों को सबसे ज्यादा संरक्षण अगर किसी ने दिया होगा भारत में, वो टंटा भील ने दिया है। कबीरपंथियों को भी संरक्षण टंटा भील के विचारों से ही मिला है। यानी कबीर की विचारधारा को भी संरक्षण देने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। साथियों, ये जो 26 जनवरी है, जब इसका बर्थ डेट डिक्लेयर हुआ, बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। कैसे कैसे हो सकता है किसी आदिवासी आदमी का जन्मदिन 26 जनवरी को हो? अबे है, इसके हजारों एविडेंस है। हम चाहते हैं अब कि जिसने सच्ची लड़ाई लड़े, माफी नहीं मांगे आदिवासियों ने, जिन्होंने सच्ची लड़ाई लड़े, जब तिरंगा फहराए लाल किले में, तो वहां सबसे पहले जुबान पर नाम आए, आज भगवान टंटा भील का जन्मदिन है। कोई ताली नहीं बजा, ये जरूरी है। लेकिन आज राष्ट्रपति आदिवासी होने के बावजूद भी नाम नहीं ली। इसका मतलब उन्होंने इतिहास की किताब नहीं पढ़े। प्रधानमंत्री जी ने भी नाम नहीं लिए, मजबूरी में बिरसा मुंडा कर रहे। उनको समझ में आ गया अगर बिरसा मुंडा इतना खतरनाक है तो इसका बॉस कितना खतरनाक होगा। बिरसा मुंडा नाम की तो गोली है, लेकिन टंटा भील नाम का इंजेक्शन भी है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन वाली बात हो जाती है। अभी एक ही को हजम किए, तो टंटा भील जो शब्द है साथियों, ये शब्द अपने आप में आदिवासियों का प्रेजेंटेशन करता है, उसका नेतृत्व करता है। आप लोग, मैं, पूरे देश में एक षड्यंत्र चालू है सर। यूनाइटेड नेशंस में कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बताया था सर, कि यहां के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने ये बोले कि निमाड़ मालवा में और राजस्थान में, गुजरात में पाए जाने वाले जो भील वंश के लोग हैं वो आदिवासी नहीं है। वो ग्लैक्सन डुंगडुंग की किताब में भी मेंशन किया है उसने। ये आदिवासी नहीं है, ये आदिवासी वंश के मालूम नहीं होते, ये राजपूत होते हैं।
यानी इस कौम को आदिवासी की सूची से बाहर करने का षड्यंत्र, वो भी इंटरनेशनल है। यानी आपको अभी तक के राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन उनकी लाइन भी है अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित करने की है। यानी नेशनल राइट्स के साथ साथ इंटरनेशनल राइट्स को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अपनी किस्मत इतनी ऊंची है कि भगवान टंटाभिल को ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी जानता है, ब्रिटेन का आदिवासी जानता है, रेड इंडियन अमेरिकन भी बोल रहा है वी आर हैविंग सम नॉलेज अबाउट टंटाभिल। वो ये नहीं बोल रहे कि हमको मोदी के बारे में जानकारी है, वो ये बोल रहे हैं हमको भगवान टंटाभिल के बारे में जानकारी है। ये वो नाम है साथियों जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसके काम की किसी ने तुलना नहीं की जा सकती। दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग, हमारे ये आदमी का मत प्रचार, यही मऊ से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो जन्म स्थान है, इसी मऊ से पूरे विश्व में बाबा साहब की विचारधारा गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान टंटाभिल की विचारधारा पूरे विश्व में यहीं से जाना चाहिए? अरे जाएंगे क्यों? हमने तो दिमाग को ही लॉक करके रखे हैं। जो दिमाग का कारखाना है, जो विचारों की प्रोसेसिंग है, वही बंद कर दी हमने। कोई मिशन नहीं। बच्चा तो किसी भिल का है, बच्चा तो किसी जादव का है, किसी XYZ का है, आदिवासी का है, लेकिन सुनता तिवारी जी की है। बच्चा आपका और उसके दिमाग में सोच तिवारी जी की, कैसा लगेगा? यानी आपने मां बाप होने का फर्ज पूरा नहीं किया, आपने केवल रोटी दे दी उसको। लेकिन मानव होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण गुण रहता है इंसान का विचारधारा। जानवरों के अधिकार नहीं होते, जानवरों की कोई विचारधारा नहीं होती, आदमी की विचारधारा होती है। हमने अपने बच्चों को विचारधारा नहीं दी है, उसको समाज नाम की चीज ही नहीं समझाया। इसलिए तो बिलाला बोल रहा है, इसलिए तो बारेला बोल रहा है, इसलिए तो भील बोल रहा है, इसलिए तो गोंड बोल रहा है, प्रधान बोल रहा है। ये जो वैचारिक नपुंसकता है, इसने समाज को खोखला बना दिया है। साइंस बोलता है कि पूरे देश के आदिवासियों का डीएनए एक है, पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक है, उनकी समस्या भी एक जैसी है, उनका शोषण भी एक जैसा है, उनकी संस्कृति भी। तो फिर समाज भी एक क्यों नहीं हो सकता साथियों? कोई बिलाला बारेला कोई अलग अलग नहीं है। मैं तो बिलाला और गोंड का कनेक्शन बता देता हूं, डीएनए और सांस्कृतिक का। आपको समझा के बता सकता हूं कि आप एक खून के एक ही वंश के लोग कैसे हैं। मैं दलितों का आदिवासियों के साथ कंडीशन संपर्क समझा सकता हूं, ओबीसी का समझा सकता हूं। हम अपने भाई को दुश्मन समझ ले। भगवान रेंगा बोपू ने बोला था, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ नहीं सकता, और जो लड़ नहीं सकता ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। हमने अपने ही भाई के साथ दुश्मनी बांध दी। बिलालों का अलग संगठन, बारेला का अलग, भील का अलग, कोंड का अलग, कोरकू का अलग। इतने देर शाइने हो गए क्या? वे अंबेडकर के भी बाप बन गए, भगवान टंटाभिल के भी बाप बन गए। अब इनका विरोध मत करो। समाज में जो जो ऐसे संगठन कर रहे हैं उनका सत्कार कर दो सबके सामने, हार मान जाओ कि तू ही हमारा अंबेडकर है। इससे दरारें बढ़ेंगी। समाज एक जगह कैसे आएगा इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जाति पे चर्चा हो रही है, पार्टी पे चर्चा हो रही है, संगठन पे चर्चा हो रही है, नेता पे चर्चा हो रही है, लेकिन समाज पे चर्चा नहीं हो रही है।
पूरे भारत में है। किसी ने जब भी बताया इतनी लड़ाई लड़ी, 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है आजादी की, और वो जल जमीन जंगल से जुड़ी हुई लड़ाई थी। टंटा भी फांसी दी गई। यहां पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरी मां बहनें हैं। टंटा भील को फांसी, रेंगा कोरकू को बाद में मारा गया जहर देकर, बिरसा मुंडा को फांसी, राघोजी भांगरे को फांसी, बाबूराव शेरवाके को फांसी, तिलका मांझी को फांसी, सिद्धू कानू को फांसी, शंकर शाह रघुनाथ शाह को तो तोप में बांध के उड़ा दिए। इतनी फांसी कौन से समाज के आदमी को दी गई? चलो बता, इस देश की आजादी में किसका कितना योगदान है? अगर ये बात करना चाहता है कोई तो आदिवासियों से करे। अबे तुम्हारे इतने लोग भी नहीं मरे होंगे जितने हमारे लोगों को फांसी दी गई है, फिर भी उस समाज का सम्मान नहीं होता इस देश में। ये युवा लड़कों को मालूम नहीं है कौन सा झंडा पकड़ता है। ये सद्बुद्धि है उनकी कि पीले बांध लिए उन्होंने, लेकिन उसके पीछे की कोई सोच है क्या? बिरसा ब्रिगेड बना लिए, जैज बनाए, और कोई गोंडवाना का संगठन बना लिए, कोई कुछ अलग, कितने भी संगठन बना लो, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। मेन सोल्यूशन है ब्रेन। अगर विचारों से तैयार नहीं होंगे तुमको कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे सामने 2 लाख लोग रहने दो पीछे में, कोई नहीं पूछता, किसी की वैल्यू नहीं है। कौन सा पद देंगे रे भाई तेरे को? मुख्यमंत्री बनाए, अभी तो राष्ट्रपति है आदिवासी, इससे बड़ा पद नहीं है कोई देश में। राष्ट्रपति रहने के बावजूद वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल पा रही है। इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या हो सकती है? अनुसूचित जनजाति, कभी वनवासी, उनको उनकी पहचान के साथ कोई पुकारना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इसको आदिवासी बोलेंगे ये अपने जल जमीन जंगल की बात करना शुरू कर देगा। इस देश ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो आप मालिक बन जाते हो। जिनको साइन करना नहीं आता था वो आदमी जज के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, साहब ये हमारे टंटा मालिक है। फिर टंटे भी बोलते हैं ये रेंगा मालिक है, तो जज को कंफ्यूजन हुआ, व्हाट डू मीन बाय मालिक? यू आर कॉलिंग सो मेनी टाइम्स मालिक मालिक मालिक, व्हाट डू मीन बाय मालिक? तो फिर एक हिंदू भाई ने समझाया उसको, हिंदुस्तानी ने समझाया, साहब मालिक का मतलब होता है ओनर। फिर टंटे भील को पूछा गया आप किस लिए लड़ रहे हो? तो टंटा भील ने बोला मालकियत के लिए। आप किस लिए जी रहे हो? तो टंटा भील ने बोला मालकियत के लिए। आप किस लिए मर रहे हो? तो टंटा भील ने बोला मालकियत के लिए। ये मालकियत कितनी बड़ी चीज है, ये बात समझाने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। साथियों ये मिशन पूरे देश में चलना चाहिए। ये समाज अगर कहीं जुड़ेगा तो ये शहीदों के विचारों से ही चलेगा, और बचेगा भी शहीदों के विचारों से, और बनेगा भी शहीदों के विचारों से, नेताओं के विचारों से नहीं बच सकता है। आज के दिन मैंने आपको 2 उदाहरण दिया था। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या हो रहा है गढ़चिरौली में, क्या हो रहा है उड़ीसा में, क्या हो रहा है मणिपुर में? थोड़ा पढ़ो, पेपर पढ़ो, समझ जाएगा तुमको कि आदिवासी एरिया में क्या चल रहा है। अब यहां मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे अधिकारी सब लोग हैं। मैं एक न्यूज सुनाता हूं आपको। मैंने पिछली बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बात पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था
कि अकेले मध्य प्रदेश से 50,000 आदिवासी महिलाएं गायब है। कितनी? वो मर गई, जिंदा है, कहां गई, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। अकेले मध्य प्रदेश में 25,000 से 50,000 महिलाएं गायब है। जिस समाज की बहनें, जिस समाज की मां इतनी बड़ी संख्या में, एक उच्च वर्णीय महिला के साथ कुछ हो जाता है दिल्ली में, सर पूरा इंडिया टूट जाता है। यहां तो 25,000 से 50,000 महिलाएं गायब है यार। वो मर गई है, जिंदा है, ये भी नहीं मालूम। उनकी बॉडियों के पार्ट निकाल के बेचे गए क्या, उनके साथ बलात्कार किया गया या उनको जला दिया गया, इस पर भी कोई चर्चा नहीं है। और समाज उत्सव मनाने के चक्कर में है। जिस समाज में एक साथ 25 से 50,000 मौतें हो जाती है, वो भी बहनों की, वो समाज सीरियस क्यों नहीं है, गंभीर क्यों नहीं है, वो उस बारे में सोच क्यों नहीं रहा है, ये प्रश्न खड़ा होता है। और अगर वो सोच नहीं रहा है, गंभीर नहीं है, इसका मतलब उसके समाज नाम की जो चीज थी, जो सामाजिक वेदना होती है अपने मन में, जो दुख होता है, दर्द होता है, वो खत्म हो गया। वो एक के प्रति जो भावना होती है सामाजिकता की, वो सामाजिक भावना ही खत्म हो गई है। क्योंकि हमारे समाज से सामाजिक विचारों को ही खत्म करने का षड्यंत्र किया गया है। अभी राजनीतिक विचारधारा का कार्यक्रम चालू है, दूसरा तो कुएं में डाल रहा है, लेकिन हमारे लोग हमको खाई में डाल रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, 25,000 मौतें मामूली चीज है? अच्छा, मौत हो गई तो सुन लेगा आदमी इसके वजह से मर गए। अबे वो मरे हैं कि जिंदा है, यही नहीं मालूम। सर, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं कर रहा इस पर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो भी चुप, नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन वो भी चुप, महिला आयोग भी चुप, मानव अधिकार आयोग भी चुप, समाज के नेता चुप, समाज के अधिकारी चुप, समाज पूरा खामोश। इससे एक बात समझ में आती है कि हम डरे हुए हैं। हमको हमारे ऊपर किए गए अन्याय का जिसको एहसास नहीं होता, वो आदमी बगावत नहीं कर सकता, और जो बगावत नहीं कर सकता वो परिवर्तन नहीं कर सकता। जिस भगवान को हम लोग यहां याद कर रहे हैं साथियों, उस भगवान के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैं आपको हर एक आर्टिकल रेक्टिफाई करके बताऊंगा। बहुत जल्दी किताब बिरसा मुंडा पर, टंट्या भील पर, राघोजी भांगरे पे, बाबूराव शिरमांगे पे, तिलका मांझी पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से प्रकाशित होने वाली है। साहब, अब इस यूनिवर्सिटी में मेरा पहला थेसिस है आदिवासियों का अम्बेडकर, अम्बेडकर के आदिवासी नहीं, आदिवासियों का अम्बेडकर। ये थ्योरी हम लोग रख रहे हैं। जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का एरिया है, वो पूरे भारत को 60% ऑक्सीजन देता है सर। जो 5वीं 6वीं अनुसूची का जो एरिया है भारत का, यानी आदिवासी भारत, 60% भारत को पालता है, और उसी 60% भारत की ऑक्सीजन लाइन बंद करने के चक्कर में ये लोग लगे हैं। 1-1 लाख पेड़ काट रहे हैं, आदिवासी मार रहे हैं। मैं तो वो देखा टीवी पे, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, 13-14 साल की लड़की, उसके हाथ में मशीन गन, पैर में स्लीपर, उसके वजन से ज्यादा मशीन गन का बन, और उसको दिखाया जा रहा है ये आदिवासी नक्सली लड़की है, ये सरेंडर करने जा रही है, खूंखार नक्सली है। और अपने कुछ नेतागण बोल रहे हैं खूंखार है। अबे साले, तेरी बेटी है वो,
तेरी बच्ची है, पहले ये तो पूछ उससे कि तेरे हाथ में मशीन गन कैसे दिया और किसने दिया। पूछ तो सही, क्यों दर्द नहीं हो रहा तेरे को? जिसकी पढ़ने की उम्र में जिसके हाथ में किताब होना चाहिए था, उसके हाथ में बंदूक कैसे आई? गवर्नमेंट ने ग्रीन हंट ऑपरेशन शुरू की, हमने देखा है कई नक्सलियों को मारा गया, हिड़मा जैसा आदमी मर गया, वो जमीन के लिए लड़ रहे, वो लड़ रहे, ये कर रहे। एक न्यूज मैंने पेपर में सुना कि भैया जो जमीन के लिए वो लोग लड़ रहे थे, हिड़मा मरने के बाद वो जमीन अदानी को दे दिए। सारा मैं भी सोच में पड़ गया, मामला किस बात का, झगड़ा किस बात का है? अरे नक्सली रास्ता गलत है और वो उसका हम समर्थन भी नहीं करते। यहां तो षड्यंत्र चल रहा है, कोई भी आदिवासी पढ़ा लिखा लड़का कुछ बोल दिया तो उसको नक्सली बोल देते हैं। आदिवासी कोई नक्सली हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, लेकिन पूरा आदिवासी समाज नक्सली है, ये जो समझाने की कोशिश की जा रही है, इसको जो रचा जा रहा है षड्यंत्र, ये सबसे खतरनाक षड्यंत्र है, घिनौना षड्यंत्र है। 30 दिन आपको नक्सली बोल देते हैं, पुलिस को अधिकार हो जाते हैं आपको गोली मारने का, उस पर कोई एफआईआर नहीं। तो भैया क्रिमिनल ट्राइब और नक्सली, ये दो शब्द में क्या फर्क है? पहले क्रिमिनल ट्राइब बोल के मारते, अब आपको जबरन नक्सली बोल के मारेंगे। हम लड़े तो लड़े कैसे? पूरे सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जजेस नहीं है या सुप्रीम कोर्ट की पर्सनालिटी बैठी है? एक अच्छा आदिवासी वकील नहीं है सीनियर, जिसके पास जाके आप अपने एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात कर सको। और सबसे ज्यादा भ्रमित अगर कोई है तो समाज का पढ़ा लिखा कर्मचारी अधिकारी वर्ग, उसको आरक्षण के सिवा डेवलपमेंट का कोई रास्ता ही नहीं समझ में आता है। वो जंगलों में रहने वाले बच्चे के एजुकेशन के बारे में, वहां के आश्रम स्कूलों के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वो जल जमीन जंगल के प्रश्नों को बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा दुखदायी मामला है। बिरसा मुंडा की थ्योरी है, मैं 5 मिनट और बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकते हैं। बिरसा मुंडा की थ्योरी है, जिसको गॉड बोलते हैं। G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर। G फॉर गार्जियन यानी पालक, O फॉर ओनर यानी मालक, और D फॉर ड्राइवर यानी चालक। जो समाज का चालक, पालक और मालक है, वही समाज का भगवान है। और यही है समाज के पढ़े लिखे लोग, कर्मचारी अधिकारी, यही समाज के सच्चे भगवान है। लेकिन हुआ क्या, जो जीओडी गॉड था वो डीओजी डॉग हो गया, उल्टा हो गया, पूरी प्रोसेस उल्टी हो गई। जो समाज का, परिवार का हेडमैन था, वो डेडमैन बन गया है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा अधिकारी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर में आता है, इतवार को टीवी और बीवी में रहता है। अब ऐसा आदमी जिसका समाज में कोई योगदान नहीं है, ये जिंदा आदमी नहीं, मरा हुआ आदमी है, फिर वो कलेक्टर क्यों ना हो? समाज जिंदा आदमियों से बनता है, मरे हुए लोगों से नहीं बनता है। हमारे में अगर मजदूर भी है तो वो जिंदा होना चाहिए, उसकी सामाजिक भावना जीवित होनी चाहिए। साथियों, ये एक सामाजिक मिशन है, ये कोई संगठन नहीं है। ये जितने टोपीधारी दिख रहे हैं ये बहुत महान है, ऐसा कुछ नहीं। जो गमछे वाले दिख रहे हैं वो बहुत महान है, या मैं बोल रहा हूं महान हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक हमारी सामाजिक सोच, हमारी वैचारिकता और हमारा वैचारिक सिद्धांत, जिसको आइडियोलॉजी बोलते हैं, सोशल आइडियोलॉजी, हम समाज के सामने नहीं रख देते, देश के सामने नहीं रख देते, हम अपना अस्तित्व को बचा नहीं पाएंगे। और ये चुनौती है। दुश्मन ने हमको विचारों से जीता है, पहले हमको विचारों से जीतना पड़ेगा दुश्मन। सर छोटू राम का जो संघर्ष हमारे मलिक सर बता रहे थे,
बुनियादी रूप से वही संघर्ष रहा है। वहां पे आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये इनको मालिक बनाने वाले भगवान का नाम है सर छोटू राम। वो पंजाब प्रांत में काम था उनका, जिससे नेहरू से लेकर गांधी से लेकर सभी प्रभावित थे। और छोटू राम जी संभवतः पेंटाभिल से प्रभावित होंगे, बिरसा मुंडा से प्रभावित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर। आप लोग सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को समझो। जिस तरीके से ये लोग हमारे को बांट रहे हैं, उस षड्यंत्र को समझो। अपने सामाजिक प्रयत्न को, अपने सामाजिक ईमानदारी और समझदारी को सामने रखो। यहां बैठा हुआ हर बुजुर्ग कर्मचारी, चाहे रिटायर्ड हो या अभी पोस्ट पर हो, या बाकी सब लोग, आप अपने जिंदा रहते हुए इस सामाजिक मिशन की नींव रख दो। इस समाज में जहां पे हम बैठे हैं, एक अनपढ़ आदमी पूरे देश समाज को जिंदा रख सकता है इतने सालों तक, जो भगवान भी नहीं कर सकता है। तो हम तो उसकी औलाद है, कम से कम अपने प्रयत्नों से हम समाज में एक सामाजिक मिशन तो चला सकते हैं। और यही सामाजिक मिशन की विचारधारा, यानी टंट्याभिल की विचारधारा, भगवान टंट्याभिल की विचारधारा, बिरसा मुंडा की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, यही विचारों को लेकर हमारे समाज में हमको प्रचार और प्रसार करना है। समाज समझाना है, समाज के आदमी को समाज के आदमी से जोड़ना है। एक समाज जोड़ो अभियान यहां से शुरू होना चाहिए साथियों। आज के दिन या तमाम संगठनों के साथी लोग हैं, मैं उनको अच्छा कार्यकर्ता मानता हूं। मैं खुद को भी और उनको भी नेता नहीं मानता हूं, क्योंकि भगवान टंट्याभिल की विचारधारा नेता निर्माण नहीं करती, वो सैनिक निर्माण करती है। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे, कैडर बनाओगे, तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। आपको टेम्पररी प्रोसेस पे काम करना है या परमानेंट प्रोसेस पे काम करना है, ये निर्णय आपको लेना है। साथियों, हमारी समस्या हम टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। संगठन के नाम से बटे हैं, जाति के नाम से बटे हैं, पार्टी के नाम से बचे हैं, व्यक्ति के नाम से बचे हैं, बट गए हैं। ये व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, संगठनवाद, पूंजीवाद, ये जब जो सोच है जो समाज को विभक्त करती है, उसका आइसोलेशन करती है, उस सोच को खत्म करना है। केवल समाज और समाजवाद की तरफ जाना है। हमारे लिए, आपके लिए पर्याय क्या है? अब मैं एक सवाल पूछ के जा रहा हूं आपसे। या बहुत सारे अधिकारी हैं, रिजर्वेशन खत्म हो गया है, अभी 0.38% रिजर्वेशन मिल रहा है आपको, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आउटसोर्सिंग हो रही है। अभी आईएएस अधिकारी को भी आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रही है गवर्नमेंट। रिजर्वेशन खत्म और तुम्हारी जमीन खत्म। अब तुम्हारी जमीन भी छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरक्षण नहीं रहेगा, संरक्षण नहीं रहेगा, आपके पास जमीन भी नहीं रहेगी, जिंदा कैसे रहोगे आप? इस समाज को जिंदा कैसे रखोगे, उसकी रणनीति क्या है आपके पास? ये किसके भरोसे जिंदा रहेगी आपकी आने वाली पीढ़ी? अरे आपका इतिहास खत्म, आपके अधिकार खत्म करने की कगार पे आ गए हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची अभी कोई नहीं पूछ रहा है। लगातार धज्जियां उड़ा रही है गवर्नमेंट उसकी। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है इधर छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, क्या हो रहा है? चलो मणिपुर का एग्जाम्पल तो सेट करके रख दिया हमारे दिमाग में। खुलेआम आदिवासी लड़कियों को नंगा करके लेके गए। देखो, किसी की दुश्मनी भी नहीं तो ऐसा नहीं करते। खुलेआम आदिवासी लड़कियों को नंगा किया गया, उनको सड़क पे घुमाया गया, उनके घुटनों अंगों को खुलेआम छेड़ा गया, सड़क पे चौराहे पे खड़ा किया और उनको बंदूक से मार के उड़ा दिया गया। क्या था इनके दिमाग में? ये क्या दिखाना चाहते थे आपको? प्रधानमंत्री जी बताते, गृह मंत्री जी बताते, हमको कुछ दिनों के बाद पता चला। अरे भाई,
पाकिस्तान में कुछ होता तो 2 मिनट में दिल्ली में खबर आ जाती है। मणिपुर में हुआ और आपको 3 दिन बाद पता चल रहा है। पूरे देश ने वीडियो देख लिया उसका, उस पर क्या एक्शन हुई, कुछ हुई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाइयों, आप कैसे रहते हो, कैसे दिखते हो, कितने पैसे वाले हो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मरेंगे तो सब एक साथ। कुछ लोग पहले मर जाएंगे, कुछ वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, प्रतीक्षा सूची में रहेंगे, लेकिन मरेंगे सब। और अगर बचना है तो हमको एक जगह आना पड़ेगा। याद रखो साथियों, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। अगर अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हो तो संगठन बहुत छोटी बात है। हर 10 मिनट में ये 50-60 संगठन बनते हैं आदिवासी समाज में। आपने कोई 10 संगठन भी बना लिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मिशन की जरूरत है, एक वैचारिक मिशन की जरूरत है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिछली बार मलिक साहब आए थे, लेट हो गए थे, तो हम लोगों को कुछ 100-200 लोगों से बात करके हम चले गए। लेकिन मलिक साहब भी सेटिस्फाइड है, मैं भी सेटिस्फाइड, आप लोग भी सेटिस्फाइड है। हम लोग आने वाले समय में इसी पाताल पानी से जो कार्यक्रम हम लोगों ने राज्य स्तर का किया है, अगली बार जितने लोग हैं सब लोगों से मेरी विनती है, इसको राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाना है। पूरे देश में सबसे बड़ा तिरंगा, सबसे बड़ा टंडा भील का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा टंडा भील का इशू इसी जमीन पे हम लोगों ने खड़े करके पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज देना है कि टंटा भील के सैनिक जिंदा है, इसका समाज जिंदा है, इसके खून में असर है, इसके खून के लोग मेहमान नहीं है। ये एक जगह आज भी तैयार है। जो लड़ाई टंटा भील ने लड़ी वो पूरा समाज लड़ने के लिए तैयार है। ये मैसेज पूरे देश में देना है। इतनी संख्या है, कल 2 लाख लोग जमा होंगे तो प्रधानमंत्री जी को भगवान टंटा भील का नाम लेने के लिए मजबूरी बन जाएगी। जैसे बिरसा मुंडा जी का नाम लेते हैं, वैसे 26 जनवरी के लिए 26 जनवरी के दिन भगवान टंटा भील का नाम होना चाहिए, उनकी जुबान पे आना चाहिए, उनको प्रति सम्मान आना चाहिए। ये देश के वास्तविक भूमालक है। साथियों, आप लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी समझदारी से, संगठन का भेदभाव ना करते हुए, जाति का भेदभाव ना करते हुए, पूरी ईमानदारी से इस मिशन को चलाएंगे। ये मिशन आपका मेरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का मिशन है, जिन्होंने समाज के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। अरे बाबा साहब को पता ही नहीं चलता था, उनके बच्चे मर जाते थे, उनको चिट्ठियां बाद में मिलती थी। टंटा भील अपनी खुद के परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाए। 17 साल बाद में, 22 साल बाद में जब उनके सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे तो नहीं पहचान पाए। जब उनको फांसी दे रहे थे, ये वाक्य भूल गया था, जब उनको फांसी दे रहे थे तो ह्यूमन ग्रीन नाम के एक अफसर ने उनसे पूछा कि आप मरने के पहले आपकी क्या इच्छा है, आप कौन से भगवान का कौन सा ग्रंथ और क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो, किसका नाम लेना चाहते हो? तो टंटा भील ने बोला, मैंने अपने समाज को भगवान मान के उसकी उपासना की है। मेरे को किसी ग्रंथ की, किसी भगवान की जरूरत नहीं है। मेरे को फांसी देना है तो मेरे समाज के सामने फांसी दो। वो नाना पाटेकर के पिक्चर में डायलॉग बाद में आया, ये तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वो टंटा भील है। पूरे देश में 3 दिन तक के आदिवासी की जुबान से कुछ नहीं निकला। साहब, हमको इतना डराया गया कि टंटा के बाद उसके गांव में जाके देख लो, उनके गांव में किसी दूसरे आदमी का नाम टंटा नहीं रखा गया। इतनी दहशत में रखी हमको। हमारी पीढ़ी जान ही नहीं पाई कि हमारा भगवान कौन है,
किसका आदर्श हमने लेना चाहिए, किसकी विचारधारा से चलना चाहिए, कौन हमारे लिए सब कुछ किया है। आप लोग एक बड़े मिशन के, आप बड़े अच्छे लक्ष्य के साथ में, पूरी ताजगी के साथ में, पूरे संगठन के साथ में आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं, जो जो उपस्थित है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी संगठन कहीं का भी हो, और आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, जोरदार तालियों से सबका स्वागत होना चाहिए। मैं आपका मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब छोड़ के यहाँ पर आए। एक हौसला बढ़ गया है यहाँ पे। मैं जानता हूं ऐसे कई लड़के हैं यहाँ पर जिनमें काबिलियत है इस मिशन को खड़ा कर लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी सोच होना बस, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी चुप गए साथियों तो इतिहास के साथ खत्म हो जाएंगे हम। हमारी मां बहनों से भी विनती है, वो शंकर भगवान का उपवास करने के बजाय भगवान टंटा भील के बारे में कहानी बताना शुरू करो। अपने बच्चों के कान में फूंको, उसको ओरिजिनल भगवान बताओ। ओरिजिनल बंदूक दो उसके हाथ में, डुप्लीकेट बंदूक मत दो। दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ सकते। दुश्मन बंदूक तो देगा, गोली अपने पास रख लेगा। फिर उससे अच्छा तो डंडा है। बंद हवाई जहाज से अच्छी चालू साइकिल है। कम से कम चला तो पाओगे। हवाई जहाज है, बंद है, क्या करोगे? क्या के काम आएगा वो? साथियों, कारखाना भी हमारा, सैनिक भी हमारा, बंदूक भी, ब्रेन भी, त्याग भी हमारा, सोच भी हमारी, और संघर्ष भी। मामला खत्म। किराए वाला कार्यक्रम नहीं होना, किराए का घर खाली कर, ये कार्यक्रम नहीं होना। खुद की लाइन खड़ी करो और फिर छोड़ो। दलित कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा। ओबीसी कहीं नहीं जाएगा, वो आदिवासियों के साथ में आ रहा है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन इस देश का अल्पसंख्यक दलित ओबीसी स्वर्गवासी हो जाएगा। क्योंकि इनकी सांस्कृतिक पहचान का आखिरी अवशेष यानी आदिवासी समाज है। दलित को लगता है, ओबीसी को लगता है वे आदिवासी को वनवासी बोल रहे, मेरे को थोड़ी बोल रहे। लेकिन उसको मालूम नहीं है निशाना आदिवासियों की तरफ है, मरेगा तू। और सामाजिक मिशन चलाने के लिए सोच की जरूरत पड़ती है, उसकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सोशल साइंस, इसको सोशियोलॉजी बोलते हैं साथियों। लॉजिक, तर्क के साथ। मैं अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, आदमी का ऑपरेशन करना है और जानवर के डॉक्टर से कराओगे, मरेगा कि बचेगा? मरेगा। तो समाज का ऑपरेशन है तो डॉक्टर भी सामाजिक होना चाहिए। समस्या सामाजिक है तो इलाज भी सामाजिक होना चाहिए। इसी सोच के साथ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। खास करके मलिक साहब का मैं आपको बताने के लिए मुझे गर्व होता है। मलिक साहब अपने पूरे मिशन के लीगल एडवाइजर है और हमारे को रह के उनका योगदान मिलते रहता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि पूरे देश के किसान आंदोलन के लोग इस मिशन को साथ देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक बेंच, एक टीम ऐसा बन गया है जो आदिवासी प्रश्नों को लेकर कभी भी आधी रात को काम करने तैयार है, वो भी निःशुल्क। लेकिन प्रश्न सामाजिक होने चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं। कुछ बातें मैंने गलत बोल दिया होगा तो माफ करना, लेकिन जो सच था मैंने आपके सामने बोला। यह सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा का मार्ग है जो भगवान टंटा भील से लेकर बिरसा मुंडा तक जाता है, तिलका मांझी तक जाता है, राघोजी भांगरे तक जाता है। ये लोग मिलकर शपथ दिलवाएंगे और वो लोग नहीं लिए शपथ तो क्या कर लेंगे? सोच बदलने का कारखाना है भाई, सोच बदलने का कारखाना है, लेकिन नियत कैसे बदलोगे? नियत बदलने की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सोच के साथ हमारी नियत भी साफ होनी चाहिए।
यही जरूरत है। किसी दिन और मिलेंगे। जय बिरसा, जय भगवान टंटा भील।